नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है भारत का संविधान। और इसके साथ ही जिनका कल 1 तारीख को सेकंड ग्रेड के जिनका सभी साथियों का एग्ज़ाम है, उनको उनके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने मेहनत की है तो उसका फल भी आपको अवश्य मिलेगा। बस वहाँ एग्ज़ाम के अंदर अपने आप को अच्छे से रखना है। जितना अच्छे से आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, उतना ही अच्छे मार्क्स आने की संभावनाएं रहेगी। और इसके अलावा देखिए, भारत का जो संविधान है इसमें से कई क्वेश्चन आते हैं और संविधान में मुख्य मुख्य बातें पूछी जाती हैं। जैसे एक तो जो मूल अधिकार हैं, तो वो कौन से आर्टिकल में है वो पूछे जा सकते हैं। जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, कितने मूल अधिकार हैं, कौन से आर्टिकल में क्या है, समता का अधिकार किस में है, अस्पृश्यता का अंत किस में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है, या हमने जब संविधान का निर्माण किया तो हमने कौन सी चीज़ें किस दूसरे देश के संविधान से उठाई। जैसे नीति निर्देशक तत्व है, मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, न्यायिक पुनरावलोकन है, संसद पार्लियामेंट की जो व्यवस्था है वो। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही कुछ एक्ट से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे 1909, 1919 और 1935। तो आप इनकी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने रखे हैं। और इसके अलावा आप लगातार रिवीजन कीजिए। और आज अब इसके बाद में आपको रेस्ट करना है और सुबह आराम से पेपर दे के आना है। तो हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, कंपनी के शासन की जो समाप्ति है वो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा की गई। वह जो कंपनी का शासन था वो कब तक था? 1857 में जब विद्रोह होता है, 1857 की जिसे क्रांति कहा जाता है, उसके बाद में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और सारे जो अधिकार हैं शासन के वो अपने हाथ में ले लिए। तो कंपनी के शासन की समाप्ति कब हो गई? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। उसके बाद में आता है मार्ले मिंटो अधिनियम 1909, या फिर आप इसको भारत सरकार अधिनियम 1909 भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या था? प्रमुख बात थी सांप्रदायिक निर्वाचन। ये थी हिंदू मुस्लिम को बांटने की नीति। यहाँ से जो इन्होंने बीज बोया उसका जो अंजाम है वो 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के द्वारा ख़त्म हुआ। तो सांप्रदायिक निर्वाचन पहली बार कहाँ गया? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, सबसे पहले 1909 के द्वारा। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 की खास बात क्या है कि इनके समय प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू किया गया? 1919 के एक्ट के द्वारा। देखिए, इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपका एग्ज़ाम है तो अभी मेन फैक्ट की बात कर रहे हैं डायरेक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसकी क्या खास बात थी? इसके अंदर प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया 1935 में, और केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया। इसके साथ ही संघीय शासन की व्यवस्था, महाधिवक्ता और सीएजी की नियुक्ति है, यूपीएससी है, आरबीआई है, यानी सबका जो गठन है वो इन 1935 के अधिनियम के द्वारा ही किया गया। और एक क्वेश्चन अगर आए कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, और उसमें मान लीजिए अगर आ जाता है ब्रिटेन का संविधान, और बी पे ऑप्शन आता है 1935 का अधिनियम, तो आप 1935 का अधिनियम ही करेंगे। हमारा भारतीय संविधान है वो सबसे ज़्यादा इसी में से लिया गया है, 1935 के अधिनियम में से। उसके बाद आता है कि नेहरू समिति का गठन क्यों किया गया था? तो संविधान का प्रारूप तैयार करने हेतु इसका गठन किया गया था। अब ये देखिए, ये 1928 की बात है, जब 28 से 30 अगस्त को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। और देखिए, ये नेहरू समिति, ये नेहरू जवाहरलाल नेहरू नहीं है। नेहरू जी के जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, वो हैं। तो नेहरू समिति कभी भी नाम आए तो जवाहरलाल नेहरू नहीं समझना है। नेहरू समिति का गठन किया गया था संविधान का प्रारूप तैयार करने हेतु, तो ये नेहरू मोतीलाल नेहरू है। शिक्षा का अधिकार किस में है? आर्टिकल 21A में। कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो आपको कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं जिनको जोड़ा गया है, तो कौन सा कब जोड़ा गया वो आपको ध्यान में रखना और किस आर्टिकल में है। देखिए, उसके अलावा 5 रिट है: हेबियस कॉर्पस, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा।
देखिए रिट होती क्या है ये। दरअसल जो आर्टिकल 32 है उसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो तो व्यक्ति डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकता है। तब उस पर एक्शन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है। तो कभी हम कहते हैं कि हमने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हम रिट लगा सकते हैं, ये बिल्कुल गलत लाइन है। हम रिट नहीं लगाते हैं, हम जो लगाते हैं उसको कहा जाता है पिटीशन, याचिका। और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन लेते हुए जो जारी करता है उसको कहा जाता है रिट। तो रिट कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ये 5 प्रकार की रिट है, इनको आप ध्यान में रखना है। हेबियस कॉर्पस क्या होता है कि इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को मान लिया बंदी बना लिया गया है, तो चाहे वो सरकारी व्यक्ति के द्वारा बंदी बनाया गया हो, पुलिस के द्वारा बंदी बनाया गया हो, या किसी प्राइवेट व्यक्ति तक के विरुद्ध ये रिट जारी की जा सकती है। और हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है सह शरीर उसको सामने पेश करूं। कोर्ट आदेश जारी करता है कि सह शरीर इस व्यक्ति को हमारे सामने पेश किया जाए जिसके खिलाफ आपने शिकायत की है। तो वो उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करेगा। ये होती है हेबियस कॉर्पस। परमादेश क्या होता है? परम आदेश। सरकारी पद पर आसीन कोई व्यक्ति है और वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस पर आदेश जारी करता है, उसको कहा जाता है परमादेश। उसके बाद में आता है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन भी कहा जाता है इसको। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है रोक देना। देखिए प्रतिषेध और उत्प्रेषण, सेरेटोरी भी कहा जाता है उत्प्रेषण को। इन दोनों में क्या होता है? ये दोनों एक तो न्यायपालिका से, न्यायालय से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनमें से कौन सी 2 रिट ऐसी है जो न्यायपालिका से या न्यायालय से संबंधित है? प्रतिषेध और उत्प्रेषण। तो ये क्या होता है कि जैसे मान लिए प्रतिषेध के अंदर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को रोक दिया जाता है। प्रतिषेध को मतलब होता है कि आपने जो भी डिसीजन दिया है एक बार उसको रोक दीजिए। और उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब होता है कि उस मामले को हमारे पास ऊपर भेज दीजिए, जो भी आपके सामने लाया गया है। तो ऊ से याद रखना, ऊपर भेज देना। तो अधीनस्थ न्यायालय जो है वो उस मामले को हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में भेज देगा। अधिकार परीक्षक क्या होता है? को वारंटो, कि कोई व्यक्ति किसी पोस्ट पर काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बाबू है और वो एक जज की कुर्सी पर जाकर के फैसले करने लग गया। तो इस प्रकार से जिस व्यक्ति को कोई अधिकार ही नहीं है और वो वहाँ बैठ करके और काम कर रहा है, तो उससे कहा जाता है अधिकार परीक्षा की रिट जारी करना। कोर्ट उस व्यक्ति से पूछता है किस अधिकार से, को वारंटो का मतलब होता है किस अधिकार से आप इस कुर्सी पर, इस जगह पर, इस स्थान पर बैठे हैं। तो ये 5 रिट आप ध्यान में रखिएगा। और बाकी जब हम संविधान पढ़ेंगे तब इनको डिटेल में खूब पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि अध्यादेश को संसद का सत्र आरंभ होने पर कितने सप्ताह में अनुमोदित करवाना पड़ता है? तो वो है 6 सप्ताह तक, वरना वो समाप्त हो जाता है। अध्यादेश क्या होता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और मान लीजिए उस वक्त देश में अचानक ही किसी लॉ की आवश्यकता पड़ गई, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर ऐसा नहीं है कि हाथों हाथ संसद को बुलाया जाएगा और फिर उसमें जो नेता कहाँ कहाँ होंगे उनको इकट्ठा किया जाएगा, और नहीं, उसमें राष्ट्रपति या फिर राज्य की बात है तो राज्यपाल ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जो कि कानून की तरह ही काम करता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो मंत्री है वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और सामूहिक रूप से जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो होती है लोकसभा के प्रति। उसके पश्चात उद्देशिका में और अखंडता जो शब्द है ये कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जो और अखंडता शब्द है ये जोड़ा गया था। देखिए सिर्फ अखंडता नहीं जोड़ा गया था, जैसे आता है कि पंथ निरपेक्ष समाजवाद और ये अखंडता शब्द जोड़ा गया, तो सिर्फ अखंडता नहीं जोड़ा गया है, और अखंडता, ये जो पूरी लाइन है ये जोड़ा गया था इसमें। ये प्रियम्बल आप पढ़ेंगे तो आपको प्रियम्बल में मिल जाएगा ये
कि जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन समय प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। और अखंडता, तो देखिए यहाँ जो जोड़ा गया था वो और अखंडता जोड़ा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं। तो कहीं आपको आजकल 420 मिल जाएगा, 422 मिलता है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न होता है। कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रखना है। अनुच्छेद आज भी 395 ही है। ये 100% राइट है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जो सब पार्टिकल जोड़े गए हैं, जैसे मान लीजिए जो आर्टिकल 21 था प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो हमने इसी में कै जोड़ दिया शिक्षा का अधिकार। तो इसका उप पार्ट है, वो सब पार्ट है। हम ये नहीं कह सकते कि अब ये 21 था और इसमें कै जुड़ गया तो अब इसमें एक और जोड़ दूं, तो ये देखो संविधान अब आर्टिकल एक और बढ़ गया इसमें। ऐसा नहीं है। आर्टिकल आज भी 395 है, 396 नाम का कोई आर्टिकल नहीं है। टोटल आर्टिकल पूछे चाहे कैसे भी पूछे वो 395 ही आएगा। कुल अनुसूचियाँ कितनी है? 12 है। प्रारंभ में 8 थी, फिर 4 और बढ़ी। कुल अध्याय कितने हैं संविधान में? तो 22 अध्याय हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? वो करता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो ये किस आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 75(1). उसके पश्चात है संविधान का हृदय व आत्मा किसे कहा गया है? आर्टिकल 32 को कहा गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और ये किसने कहा है? ये कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जिनकी अभी थोड़ी समय पहले जयंती थी और उनके जयंती पर सरकार ने कई योजनाएं भी चलाई है। फिर है लोकसभा व राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या 552 और 250, 250। आर्टिकल 143 यानी 143 में क्या है कि राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। यह है आर्टिकल 143। तो क्या राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होता है सुप्रीम कोर्ट का परामर्श? देखिए, परामर्श जो होता है वो हमेशा सलाहकारी होता है और सलाहकारी से मतलब होता है कि अगला मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहे तो उसको माने और चाहे तो ना माने। तो आर्टिकल 143 क्या है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है और जो वो परामर्श देगा उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, क्योंकि सलाह जो है वो कभी बाध्यकारी नहीं होती है। अगले की स्वेच्छा है, उसको सही लगे तो उसको फॉलो करे, नहीं लगे तो नहीं करे। फिर हम बात करते हैं विनियोजन विधायक क्या होता है। तो विनियोजन विधायक कब लाया जाता है? संचित निधि से धन निकालने हेतु। ये आपको ध्यान में रखना है। विनियोजन विधायक कब लाया जाता है? संचित निधि से धन निकालने हेतु। तो ये था संविधान से रिलेटेड वीडियो और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में हमने बात की। इसके 1 तारीख के सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम होने के बाद में मैं लगातार वीडियो पोस्ट करूंगा हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो संपूर्ण संविधान हो, संपूर्ण भूगोल हो, जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, राजस्थान जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री हो, राजस्थान हिस्ट्री हो। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक हैं वो यहाँ लगातार प्रस्तुत किए जाएंगे। तो आप लगातार इसी तरह से जुड़े रहिए। और एक बार फिर से सेकंड ग्रेड के सभी विद्यार्थियों को एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। अपना बेस्ट से बेस्ट दें और ईश्वर आपका साथ दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।